हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो इस बार ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम 27 और 28 दिसंबर को है, वो एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको करवाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर में आए हुए मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन। तो आप भी इन सारे क्वेश्चनों को खुद सॉल्व करें और अपनी तैयारी को देखें कि आपने तैयारी कैसी की है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं पैटर्न पे सवाल आने हैं। वैल्यू चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते हैं। तो चले हमारे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, वहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, वहाँ से फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। तो शुरुआत के बिंदु से उसके अंतिम बिंदु की दिशा क्या होगी। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें दिशा का पता होना चाहिए। देखो, जो डायरेक्शन होती है वो चार तरह की डायरेक्शन होती है। ऊपर होती है नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे होती है साउथ, इधर होती है ईस्ट और इधर होती है वेस्ट। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, इसने क्या कहा है कि वह पूर्व पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। मान लो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, उसने चलना है, यहाँ से स्टार्ट किया, तो वो पूर्व दिशा में 8 मीटर चलता है। 8 किलोमीटर चल दिया, ये 8 किलोमीटर इसने चल दिया, यहाँ आ गया। उसके बाद वहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर पश्चिम दिशा यह है, ये रही उत्तर पश्चिम दिशा, ये रही। तो उत्तर पश्चिम दिशा में वह कितने किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर, ये ले। ठीक है, वहाँ से फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। दक्षिण दिशा नीचे की ओर है, यानी वह 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। ठीक है, यहाँ तक। अब उसने पूछा है कि शुरुआत के बिंदु से उसके अंतिम बिंदु की दिशा क्या होगी। शुरुआत का बिंदु यह है, अंतिम बिंदु यह है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है। ये जो डायरेक्शन होती है, ये कौन सी डायरेक्शन है, यह है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व दिशा में, यानी वो कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण पूर्व दिशा में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन फिर रीजनिंग का ही सवाल है। इसमें क्या दे रखा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में एंट्री को 1 2 3 4 5 और स्टडी को 9 3 1 7 8 5 लिखा जाता है, तो टेनेंट शब्द को किस प्रकार से कुटित किया जाएगा, यह हमें पूछा गया है। जब भी ऐसा सवाल आए कि आपको दो वैल्यू दे दी जाए और उनकी दो अलग अलग संख्या भी दे दी जाए, ये क्वेश्चन करने में बहुत आसान होता है। इसको किस तरीके से करेंगे, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे। यहाँ पे देखो, पहला वर्ड है टी। टी वर्ड है, टी के लिए हम देखेंगे कि कौन सी संख्या इसने दे रखी है। यहाँ टी के लिए इसने दे रखा है 3, इसमें भी टी के लिए 3 दे रखा है, यानी टी के लिए 3 वैल्यू है। तो जो भी हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो 3 से स्टार्ट होने वाला है, तो 3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ऑप्शन को अगर चेक करें, ऑप्शन को चेक करें तो चारों के चारों ऑप्शन क्या है, 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इसका लास्ट वर्ड देखें तो वो भी टी है, तो जिसका लास्ट का भी 3 है वो भी आंसर हो सकता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसका तो नो है लास्ट में। ऑप्शन केवल 2 3 और 4 बचे। एलिमिनेट भी हम साथ साथ करते चलेंगे ताकि हमारा जो सही आंसर है वो एकदम परफेक्ट निकल सके। दूसरा वर्ड है ई। ई के लिए अगर मैं देखूँ तो ई के लिए 1 है, ई के लिए 1 है, तो 3 के बाद 1 आना है। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, केवल 2 ऑप्शन बच गए। अब 3 1 2, इसमें भी 3 1 2। इसका जो चौथा वर्ड है वो अलग है, डिफरेंट है, तो चौथे वर्ड के लिए हम देखेंगे। इसमें जो चौथा वर्ड है वो ए के लिए कौन सा जो हमें दे रखा है नंबर, ए के लिए अगर मैं देखूँ ए इसके अंदर है, तो ए के लिए 7 नंबर दे रखा है, तो जो भी 4 नंबर पे 7 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये रहा, इसके अंदर 4 नंबर पे 7 है, तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें नहीं है तो 3 हमने एलिमिनेट कर दिया और एक जो फाइनल आंसर है वो हमने डिटरमाइन कर लिया है। तो इस तरीके से हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके
हमारा जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। इससे हमारे गलत होने के चांस बहुत कम रहेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन फिर है कि प्लेयर को AELPRY लिखा जाता है तो मैनेजर को किस प्रकार से लिखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है कि PLAYER, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है AELPRY, ये लिखा गया है। अब इसने क्या पूछा है, मैनेजर को कैसे लिखा जाएगा, MANAGER, मैनेजर को क्या लिखा जाएगा ये पूछा है। तो मैं पहले वाले में देखता हूँ कि क्या लॉजिक लगाया गया है, उसी हिसाब से ही मैनेजर को हम लिखेंगे। पहले वाले को चेक करें तो इसका P है, वो P यहाँ आ गया, L है वो यहाँ आ गया, A वो यहाँ है, Y ये है और E यहाँ पर है और R है। अगर मैं देखूँ तो सारे के सारे जो वर्ड हमें दिए हुए हैं वही हमारे आंसर में भी दे रखे हैं। जो क्वेश्चन में प्लेयर है उसके सारे वर्ड आंसर में दे रखे हैं, यानी वर्ड तो चेंज नहीं हो रहे, लेकिन इनकी प्लेसमेंट है वो एक लॉजिक से नहीं लगी हुई है। P यहाँ पे आ गया, L यहाँ पे आ गया, तो कोई परफेक्ट लॉजिक दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या देखेंगे कि पहले वाला छोटा वर्ड है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर लास्ट में सबसे बड़ा आया है। ए के बाद ई आता है, फिर एल आता है, फिर पी, यानी ये है कि बढ़ते क्रम में चल रहा है। उसी प्रकार में मैनेजर को देखूँ तो सबसे पहले ए आना चाहिए, जो सबसे छोटा है ए, फिर ए एक और है तो फिर ए आएगा, एक के बाद में मेरा आएगा ई, ये ई आ गया, उसके बाद में क्या आएगा जी, ये मेरा जी आ गया, फिर एम आना चाहिए, ये एम, फिर एन, उसके बाद में आर। इस तरीके से मेरा सॉल्यूशन बनना चाहिए। अब मैं इस ऑप्शन को चेक करूं कि कौन से ऑप्शन में मेरा ये बन रहा है, वही मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन को चेक करते हैं, AEGMNR, AEGMNR, ये मेरा जो 4 नंबर का ऑप्शन है इसके अंदर ये बन रहा है, यानी मेरा जो 4 नंबर है वही करेक्ट है। ठीक है यहाँ तक। चले अगले क्वेश्चन में। एक बार लॉजिक समझ में आ गया फिर हम आसानी से उसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर एकांतर वर्ष में क्रमशः 10% की वृद्धि और कमी हो जाती है। यदि वर्ष 2000 में वृद्धि हुई है तो 2003 में वर्ष 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत क्या हुआ, यह पूछा गया है। यानी इसने ये कहा है कि एक स्कूल है जिसके अंदर छात्रों की संख्या में हर साल, एक साल तो वृद्धि होती है और दूसरे साल कमी होती है। अगर 2000 में वृद्धि हुई है तो 2003 में हमें बताना है कि 2000 के रेस्पेक्ट में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको करते हैं। यहाँ पे 3 साल का गैप है, मतलब 3 साल में हुआ है एक बार वृद्धि, फिर कमी, फिर वृद्धि। मान लिया मैंने स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट की संख्या थी वो मैंने 1000 मान ली। कितनी है, 1000। ये स्टार्टिंग में 1000 थी। उसके बाद क्या हुआ, 10% की वृद्धि हुई। अब मैं 1000 का 10% निकालूं तो वो कितना होता है, 1000 का 10% आपको निकालना आता होगा। 1000 का 10% जब भी निकालो ना तो एक जो पॉइंट है उसको हटा दो, एक जीरो हट जाएगा तो मेरा 100 आएगा। तो 1000 का 10% कितना आ जाएगा, 100। अब 100 बढ़ चुकी है, पहले 1000 थे अब 100 और बढ़ चुकी है, तो मतलब अब मेरे कितने हो गए, 1100। भाई 10% की वृद्धि हुई है, पहले 1000 थे, 10% की वृद्धि होने के बाद कितने हो गए, 1100। ठीक है यहाँ तक। फिर क्या हुआ, अगले वर्ष में 10% की कमी हुई। अब 1100 का मैं 10% निकालूं तो 1100 का 10% कितना होता है, 110। जब भी 10% निकालना हो ना तो एक पॉइंट पे, मतलब एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देना। अब पॉइंट जीरो का तो कोई मतलब नहीं है तो 110 हो गया। ठीक है, तो 1100 का 10% कितना होता है, 110। अब 110 की कमी हुई है, पहले वाले में तो वृद्धि हुई थी, अब कमी हुई है। तो 1100 में मैं 110 कम करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 1100 में से 100 कम किया तो 1000 और 10 करूँगा तो 990। देखो ये यहाँ हुआ, फिर ये आ गया 990। ठीक है, पहले साल वृद्धि होकर 1100 बना, फिर 10% की कमी से 990 बना। अब फिर एक बार और क्या करना है, 10% की वृद्धि करनी है।
अब 990 का 10% कितना होता है? 99। 10% कितना होता है? 99। अब 99 की वृद्धि हुई है तो ये मेरा बढ़ के कितना हो जाएगा? 9 9 और 9 18 का 8 कैरिया या 1 9 और 1 10, 1089 हो गए। स्टार्टिंग में मेरे 1100 स्टार्टिंग में मेरे 1000 थे, 10% बढ़ने के बाद 1100 हुए, फिर 10% कम होने के कारण 990 हुए, फिर 10% बढ़ने के बाद 1089 हुए। 3 बार हो गए। ये 2003 का है और ये 2000 का है। अब इसने क्या पूछा था कि 2003 में 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि 1000 है, 1000 से 1089 हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई है? 89 की। कितने पर से? 1000 पे से। स्टार्टिंग में 1000 थी, मल्टीप्लाई 100% में निकालना है तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। 10 का जब मैं डिवाइड करूँगा तो 8.9 आएगा। 8.9 की वृद्धि हुई है। क्या हुई है? 8.9 की वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर मेरा 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, 8.9 की वृद्धि। ठीक है। समझना सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज, उसके बाद में ही ट्राई करना कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक बार अगर हमें लैंग्वेज समझ में आ गई क्वेश्चन की तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उस पर अंकित खुदरा मूल्य का 2/5 है, यदि इसे 10% की छूट पर बेचा जाता है तो कितना लाभ होगा? यह पूछा है हमें। ठीक है। यहाँ हमें एक कंडीशन दे रखी है कि जो लागत मूल्य है वो अंकित मूल्य का 2/5 है। ठीक है। यानी यहाँ पे क्या दे रखा है? जो लागत मूल्य है वो क्या दे रखा है? अंकित मूल्य का 2/5 यह हमें दे रखा है। अब मैं अगर इनका रेशियो बनाना चाहूँ तो ये मेरा लागत मूल्य और अंकित मूल्य, लागत मूल्य और अंकित मूल्य का मेरा रेशियो क्या आ जाएगा? अगर मेरा अंकित मूल्य मेरा 5 है तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 2। ये रेशियो हो जाएगा क्या? लागत मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो हो जाएगा 2:5। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब ये मेरा क्या हो गया? लागत मूल्य 2 हो गया, अंकित मूल्य 5 हो गया। ये रेशियो में है। रेशियो में मैं क्या कर सकता हूँ? किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैंने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो लागत मूल्य मेरा कितना हो गया? 20 और अंकित मूल्य कितना हो गया? 50। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है। लागत मूल्य हो गया मेरा 20 और अंकित मूल्य हो गया मेरा 50। उसके बाद इसने क्या कहा? 10% की छूट पर दिया है। जब हम 10% की छूट पर देते हैं तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। अंकित मूल्य मेरा 50 है। 50 का 10% कितना होता है? 5 रुपये। 50 का 10% कितना होता है? 50 का 10% तो निकालना आता है। अभी मैंने बताया था, एक पॉइंट हटा दो, मतलब एक पॉइंट से पहले पॉइंट लगा दो एक संख्या से पहले, तो 5 आ गया। 5 रुपये की छूट दी, यानी उसने कितने में बेचा है? 45 रुपये में। 20 रुपये की चीज़ थी, 45 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ? अगर हमें लाभ पूछता तो 25 रुपये का। प्रतिशत में पूछा है तो लागत मूल्य कितनी थी? 20 मल्टीप्लाई 100। 20 की चीज़ 45 में बेची है तो 25 रुपये का लाभ हुआ। प्रतिशत में निकालना है तो 20 का डिवाइड मल्टीप्लाई 100। 20 को 100 से काटूंगा तो मेरा 5 बार जाएगा, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 125% मेरा आ जाएगा। 125। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया लागत मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बनाया, फिर उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि वो संख्या बन गई 20 और 50। अब फिर मैंने उस पर छूट दिया तो 45 हुआ, और फिर लाभ प्रतिशत निकाल लिया। ठीक है। समझ में आया होगा आपको। चले अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक साइकिल विक्रेता साइकिल के अंकित खुदरा मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 26% का लाभ कमाता है। यदि साइकिल का खुदरा अंकित मूल्य 840 है तो विक्रेता ने उस साइकिल के लिए कितने का भुगतान किया? देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि छूट देने के बाद में भी उसको लाभ हो रहा है, इसने कहा ना 10% की छूट दी फिर भी उसे 26% का लाभ हुआ, ऐसा क्वेश्चन एक डायरेक्ट फॉर्मेट का होता है। देखो, इसका जो एक रेशियो बनता है डायरेक्ट, वो क्या बनता है? एमपी अपॉन सीपी का रेशियो। एमपी अपॉन सीपी। एमपी क्या है? मार्क प्राइस। जो मेरी इसका अंकित मूल्य है उसको बोलते हैं एमपी, और सीपी क्या है? क्रय मूल्य, जो लागत मूल्य है। ठीक है। इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 100 प्लस लाभ। इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, 100 प्लस लाभ
अपॉन 100 माइनस छूट, यह डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको कैसे हम काम में लेंगे, ध्यान से देखना। इसने क्या बताया था, 10% की छूट दी और 26% का लाभ हुआ, यानी मेरा MP अपॉन CP वो कितना हो गया, लाभ 26% का हुआ, 100 में 26 जोड़ूंगा तो 126 डिवाइड बाई 100 में से छूट 10% की थी तो 100 में से 10 घटाऊंगा तो 90, यह आ गया मेरा। ठीक है, MP अपॉन CP यह आ गया। अब ये और कट सकता है तो मैं इसको और काटूंगा, ताकि रेशियो बनाना है मुझे, रेशियो जितना छोटा उतना अच्छा है। 9 से मैं दोनों तरफ काट देता हूँ ऊपर नीचे, तो ऊपर काटा तो मैंने 9 एकम 9 और 9 4 36। ठीक है, और नीचे क्या आ गया 10, ये मेरा MP अपॉन CP का रेशियो आ गया। लेकिन MP का मान मुझे दे रखा है 840, MP का मान कितना दे रखा है 840, और CP का मान मुझे पूछा है, MP का मान 840 है, CP का मान पूछा है। ठीक है, मैं 14 को 84 में काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, 14 चिगानी 84, 6 बार, और एक जीरो है तो 60। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 840 को मैंने 14 को काट दिया, 60 आ गया, और 10 उधर मल्टीप्लाई चला जाएगा तो CP का मान कितना आ जाएगा, CP का मान आ जाएगा 600, यानी वो 600 रुपये की वस्तु थी, तो 600 मेरा ऑप्शन नंबर A है, वो करेक्ट हो जाएगा 600। ठीक है, MP अपॉन CP का रेशियो बनाया, MP का मान दे रखा था, CP का मान निकालना है, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला जो सवाल है कि दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची गई, दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया, एक वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई, उनके क्रय मूल्यों में अंतर किस संख्या के गुणांक में होगा। यह हमें दे रखा है और यह पूछा गया है कि दो वस्तु है, एक को तो 10% के लाभ पे बेचा गया, दूसरे को 10% की हानि पे, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, और हमें पूछा है कि उनमें क्रय मूल्य में अंतर है वो किस संख्या के गुणांक में होगा। तो देखो, सबसे पहले यहाँ 10% लाभ और 10% की हानि बता रखा है, तो 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/100। इसको जो मैं फ्रैक्शन में बनाऊंगा तो ये 1/10 आ जाएगा, यानी 10% को मैं 1/10 पे लिख सकता हूँ। अब इसने 10% के लाभ पर, देखो फर्स्ट में क्या हुआ, 10% के लाभ, यानी पहली मेरी 10 थी, उसको मैंने कितने पे बेचा, 11 पे, 10 की चीज़ को 11 पे बेचा। ये जो नीचे वाली संख्या होती है वो हमारी एक्चुअल रेट होती है, जो क्रय मूल्य, मान लिया हमारा क्रय मूल्य 10 था। लाभ और हानि ऊपर वाली संख्या होती है, अगर लाभ हुआ है तो 1 जोड़ दो, तो मैंने जोड़ दिया, अगर हानि होती तो 1 घटा देते। इसमें 10% का लाभ हुआ है तो मतलब मेरी 10 की चीज़ थी वो 11 में बेची मैंने, दूसरी पर 10% की हानि हुई, अब 10% को मैंने 1/10 लिखा, 10% की हानि हुई यानी 10 की चीज़ थी वो कितने में बेची मैंने, 9 में। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब लेकिन इसने क्या कहा था कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यह तो मेरा है क्रय मूल्य और यह है मेरा विक्रय मूल्य, इधर वाला क्रय है इधर वाला विक्रय है। क्या विक्रय मूल्य समान है, क्या इसका विक्रय मूल्य 11 है इसका 9 है, समान तो नहीं है, तो इसको समान बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहा है कि विक्रय मूल्य समान है। मैंने दोनों तरफ क्या किया, बराबर करने के लिए ऊपर वाले को तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरा नया क्या बन गया रेशियो, मेरा नया रेशियो बन गया, ऊपर तो बन गया मेरा 90 और इधर बन गया 99, इधर 11 से मल्टीप्लाई किया तो इधर तो बन गया 110 और इधर बन गया 99। ठीक है, क्या अब ये इक्वल हो गया, क्या मेरा 99 99 दोनों तरफ इक्वल हो गया, दोनों की SP समान हो गई, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया। ठीक है, लेकिन इसने पूछा क्या था कि उनके क्रय मूल्यों में अंतर किस संख्या के गुणांक में होगा। इनका क्रय मूल्य देखो, पहली संख्या का क्रय मूल्य 90 है, दूसरी संख्या का क्रय मूल्य 110 है, दोनों का अंतर कितना हुआ, दोनों का अंतर 20 हो गया, क्या 20 हो गया। ये किस संख्या का गुणांक है ये पूछा था। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या 10 के गुणांक में 20 आता है, क्या 10 के गुणांक में 20 आता है क्या, यानी 10 के पहाड़ा बोलने पे 20 आता है, बिल्कुल आता है। 12 के पहाड़े में 20 आता है क्या, नहीं आता। 15 का गुणांक नहीं है, 35 का गुणांक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा मेरा 10। ठीक है, जैसा सवाल बोल रहा है वैसे वैसे हम करते चलेंगे, हमारा आंसर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का सवाल है, इसको अच्छे से करना,
ध्यान से देखना, एक सीरीज दी गई है हमें कि 3, 28, 4, 65, 5, 126 और 6, और पूछा है कि अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, आप इसको 1 मिनट देखिए, ध्यान से देखना है, और फिर लॉजिक ढूंढिए इसके अंदर कौन सा लॉजिक लगाया गया है, और फिर अपना जो आंसर है वो निकालें। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 3 है, 3 का 4 हुआ, ठीक है, 4 का 5 हुआ, 5 का 6 हुआ, लेकिन ये 28, 65 और 126 ये कहाँ से आया? हमें तो यही फाइंड करना है, क्योंकि 126 की अगली संख्या वही आएगी। फिर ये 28, 65, 126 और फिर आगे क्या आएगा? ठीक है, अब इसमें ना तो कोई अंतर दिख रहा, ना कोई लॉजिक दिख रहा, लेकिन 28 कैसे आया? वो 3 से आया है। कैसे? 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब करेंगे तो होता है 27, और 27 में अगर मैं 1 जोड़ दूँ तो कितना आता है? 28। ठीक है, सही है। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब होता है 64, और उसके अंदर में 1 जोड़ दूँ तो कितना आता है? 65। बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। फिर 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब होता है 125, और उसके अंदर में 1 जोड़ दूँ तो कितना आता है? 126। यहाँ तक भी सही है, ठीक है। 3 वैल्यू हमारी मिल चुकी है, मतलब हमें लॉजिक मिल गया है। आगे वाली संख्या क्या आएगी? 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है? 216, और उसके अंदर में 1 जोड़ूं तो कितना आएगा? 217। ये हमारा आंसर आना चाहिए 217। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, 217। अगर हमें लॉजिक पता चल गया तो आंसर निकालना आसान हो जाएगा। तो लॉजिक, सबसे पहले लॉजिक को ढूंढो और उसके बाद अप्लाई करो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन फिर रीजनिंग का है। इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, अब इस सीरीज को ध्यान से देखो, इनका पहला पहला अक्षर चेक करो। पहला है बी, फिर है डी, फिर है एफ, फिर आगे पता नहीं, और फिर जे है। तो अगर मैं देखूँ तो दो दो का गैप आ रहा है, बी के बाद डी, डी के बाद एफ, और एफ के बाद जे, एफ के बाद कुछ आना है और फिर जे, मतलब +2 चल रहा है। तो एफ 6 नंबर पे आता है, और 6 में 2 जोड़ूंगा तो 8। 8 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है? एच, मतलब एच से स्टार्ट होने वाला है। चारों ऑप्शन एच से स्टार्ट हो रहे हैं, पता नहीं चला। अब दूसरे दूसरे अक्षर को चेक करते हैं। जेड, फिर वाई, फिर एक्स। अब ये एक एक कम हो रहा है, जेड फिर वाई फिर एक्स, फिर हमारा डब्लू होना चाहिए। तो एच के बाद डब्लू, एच के बाद डब्लू कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में। ये हमारा आंसर आ गया, बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेट करो, ऑप्शन बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको सॉल्व करने में, तो ऑप्शन को साथ लेके चला करो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ लो आप, अच्छे से पढ़ो। समान लंबाई की दो ट्रेन, समान लंबाई की दो ट्रेन समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन से 36 सेकंड में आगे निकल जाती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताइए। यह हमें दे रखा है। ठीक है, यानी दो ट्रेन है, दो ट्रेन क्या है? समांतर लाइन पे चल रही है और एक ही दिशा में जा रही है। एक की चाल दे रखी है 46 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की चाल दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो तेज चलने वाली ट्रेन है वो धीमी चलने वाली ट्रेन को 36 सेकंड में पार कर देती है। यानी ध्यान से देखो, ये एक ट्रेन है जिसकी है चाल 46 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी ट्रेन है जिसकी चाल कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों की लंबाई क्या है? समान है। मैंने दोनों की लंबाई को समान x मान लिया। ठीक है, जो तेज चलने वाली ट्रेन है वो धीमी चलने वाली ट्रेन को कितने देर में? 36 सेकंड में पार कर देती है। अब आपको पता होगा कि जब भी दो ट्रेन एक ही दिशा में चलती है तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो दोनों के अंतर के बराबर होती है। यानी जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के दिशा में जा रही है, ये ट्रेन और ये ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो इन दोनों के अंतर 46 में से 36 जाएगा तो 10 किलोमीटर प्रति आवर होगी। ये आपको पता होगा। यानी एक ही डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड कम हो जाती है, लेकिन जब ये विपरीत दिशा में जाती है, एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन इधर जा रही है,
तो इनकी स्पीड है वो जुड़ जाती है। समान डायरेक्शन में जाने पे स्पीड घट जाती है और विपरीत डायरेक्शन में जाने पे स्पीड जुड़ जाती है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? हमारी डिस्टेंस मैंने माना है इसकी दोनों की लंबाई एक्स एक्स है। चाल बराबर क्या होता है? आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आपको फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, सारा फॉर्मूले बेस्ड है। चाल कितनी हो गई? 46 में से 36 गया तो कितना बचा? 10। ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 10 को 5/18 बराबर चाल का मान आ गया, ये दूरी का मान। अब ये ट्रेन है और ये ट्रेन, दोनों की लंबाई समान है। जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो दोनों की लंबाई है वो जुड़ जाती है। तो दोनों की लंबाई कितनी होगी? 2x। ये दूरी आ गई और समय कितना है? 18 सेकेंड। चाल का मान यह है, दूरी का मान यह है और समय का मान यह है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा? 18 से मैंने 18 को कैंसिल किया, सॉरी यहाँ पे जो टाइम है वो 36 सेकंड दे रखा है, 18 नहीं दे रखा है, 36 दे रखा है। कितना है? 36 सेकंड। 18 को मैंने 36 से कैंसिल किया तो 2 आया, इस 2 को मैंने ऊपर 2 से कैंसिल किया। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया? 50। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 50 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, 50 मीटर। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जब कोई एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो उनकी स्पीड है वो अगर सेम डायरेक्शन में है तो कम हो जाएगी, विपरीत डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएगी, और हमेशा उनकी डिस्टेंस है जो उनकी लंबाई है वो जुड़ती है। चाहे वह कोई सी भी डायरेक्शन में जा रहे हो उनकी लंबाई हमेशा जुड़ जाती है, इसलिए मैंने 2x लिखा है। ठीक है, और 10 कैसे लिखा मैंने? सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड कम हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला सवाल क्या है कि एक कार ड्राइवर बेंगलोर से प्रातः 8:30 बजे, एक मिनट, एक कार ड्राइवर बेंगलोर से प्रातः 8:30 बजे चलकर वहां से 300 किलोमीटर दूर स्थान पर दोपहर 12:30 बजे पहुंचना चाहता है। प्रातः 10:30 बजे वह देखता है कि उसने 40% दूरी तय कर ली है। निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए उसे कार की गति कितनी बढ़ानी होगी? देखो, ये एक कार ड्राइवर है, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ जाना है उसको। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 300 किलोमीटर है। चलना उसने शुरू किया कितने? 8:30 बजे, और पहुंचना कितने बजे उसे? 12:30 बजे। ठीक है, लेकिन 10:30 बजे वह देखता है, क्या देखता है? कि उसने 40% डिस्टेंस को कवर कर लिया है। 300 का 40% कितना होता है? अगर मैं 300 का 40% निकालूं तो कितना होता है? 300 का 40% आपको निकालना आता है? बिल्कुल आता होगा। 100 से 100 कैंसिल करूंगा तो 3 4 12, 120 किलोमीटर, यानी उसने 120 किलोमीटर की दूरी तो तय कर ली है। कितने घंटे में? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। हमें समय दे रखा है, देखो 8:30 से चलना शुरू किया था, 10:30 बजे तक उसने 40% डिस्टेंस को कवर किया, यानी 2 घंटे में। ये 2, तो यहाँ पे चाल आ गई मेरी कितनी? 60 किलोमीटर पर आवर, ये मेरी चाल आ गई। यानी 2 घंटे तो उसने ये चाल चली है। अब उसकी बाकी कितनी डिस्टेंस बच गई? 300 में से 120 तो उसने कवर कर ली, बाकी कितनी बच गई? बाकी देखो तो बाकी बच गई मेरी 180। 180 बच गई। 180 को कितनी देर में कवर करना है? 10:30 तो बज गए, 12:30 बजे तक चलना है, यानी 2 घंटे में चलना है। तो फिर 2 का डिवाइड किया तो कितना आ गया? 90 किलोमीटर पर आवर। ये दूसरी चाल आ गई। पहले चाल 60 थी, बाद में 90 हो गई। तो कितना डिफरेंस आया, कितनी बढ़ानी पड़ी उसे? 30 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसने यही तो पूछा था कि कितनी बढ़ानी होगी, 30 बढ़ाई है, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि 12.5% की दर पर 12.5% प्रतिवर्ष दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये है तो उस राशि पर उसी दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? ये हमें पूछा गया है। ठीक है, 12.5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/8। ये आपको पता है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 कैसे निकाला? 12.5 को सॉल्व करते हैं। देखो 12.5 है,
12.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 दूनी 24 और 1 25/2, 25/2। फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए मैंने 100 का डिवाइड कर दिया। 25 को 100 से काटूंगा तो 4 दूनी 8, 4 बच जाएगा ना, 4 दूनी 8, 1/8 आ गया। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो और ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो और टाइम दे रखा है 2 वर्ष का, यानी 8 है, 1/8 है, यानी क्या हुआ मेरा, 8 से संख्या 9 हो गई। पहले 8 थी, बाद में 9 हो गई। अगर मुझे 1 वर्ष का देखना हो तो 8 से 9 हो गई। 2 वर्ष का देखना है तो इसका क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 2 वर्ष के लिए, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। ठीक है, यह मेरी एक्चुअल अमाउंट है, और ये 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज होने के बाद जो राशि बन गई है वो है। ये ज़्यादा क्यों हुआ है, क्योंकि इसके अंदर ब्याज लगा है। कितना ब्याज लगा है, 64 से 81 हो चुके हैं, तो कितना ब्याज लगा है, इसमें से कम करूँगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 17 रुपये। लेकिन इसने तो बताया 510, यहाँ तो 17 रुपया है, यहाँ 510 बताया। 17 की वैल्यू है 510। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 17 को 51 से काटूंगा तो 3 बार, और यह 30, एक की वैल्यू 30 हो गई। हमारी अमाउंट कितनी मानी थी मैंने, 64 मानी है। ठीक है, एक की वैल्यू 30 है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखो, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 30, एक की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, हमारी राशि हमने 64 मानी है, तो 64 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 × 30, ये राशि आ गई। अब इसने क्या कहा था, उसी राशि पर उसी दर से उसी समय के लिए साधारण ब्याज निकालो। अब साधारण ब्याज निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, SI क्या होता है, P × R × T / 100, यही होता है। P का मान ये रहा, ये P का मान ही है। ठीक है, ये टोटल जो P का मान है। R का मान कितना दे रखा है, 12.5%, 12.5% मतलब 1/8। PR, T का मतलब कितना है, 2 वर्ष, PRT / 100, ये 100 मैंने कट करने के बाद में ही 1/8 लिखा है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 को 64 से काटा मैंने, कितना आ गया 8, 8 को 2 से किया 16, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 16 3 48, और 1 0 है, ये हो गया मेरा 480। तो 480 रुपये उसका ब्याज बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, 480, कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो जाएगा, 480। पहले मैंने क्या निकाला, अमाउंट निकाला कि टोटल कितनी राशि है, मूलधन निकाला, मूलधन निकाल लिया, और फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट है जो साधारण ब्याज है वो फॉर्मूला लगा के निकाल लिया। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला सवाल रीजनिंग का है, अच्छे से पढ़ना कि उस समूह में, निम्न समूह में उस शब्द को छांटे जो अन्य किसी प्रकार से भिन्न है। ऑप्शन क्या दे रखा है, पहले सवाल देखो, अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति और गणित, इनमें से अलग क्या है। तो आप देख सकते हैं कि अंकगणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति, ये तीनों के तीनों गणित के भाग है। जो गणित है उसके पार्ट है, ये सारे के सारे क्या है, अलग अलग पार्ट है। ये अंकगणित है, ये बीजगणित है, और ये त्रिकोणमिति है। मतलब गणित एक अलग हो गया, ये तो सारे पार्ट दे रखे हैं, और गणित खुद एक सब्जेक्ट दे दी, तो गणित क्या हो गया मेरा, अलग हो गया। तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से बेमेल शब्द क्या है। आपको बेमेल वाले ऐसे सवाल ज़्यादा मिलने वाले हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना आपको। बेमेल शब्द कौन सा है, बिरबल, अबुल फजल, टोडरमल और फैज़ अहमद, ये आपको बताना है। तो आप इसमें से देखो, बिरबल, अबुल फजल और टोडरमल, ये कौन थे, ये थे अकबर के 9 रत्नों में से 3 है ये। अकबर के 9 रत्नों में से है ये। ठीक है, अकबर के 9 रत्नों में बिरबल भी है, अबुल फजल भी है, टोडरमल भी है, लेकिन फैज़ अहमद नहीं है। तो फैज़ अहमद कौन है, ये पाकिस्तान के एक कवि है। तो इन तीनों से अलग कौन हो गया, फैज़ अहमद। तो फैज़ अहमद मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला सवाल है मैथ का, बड़ा ही अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखना। अगर आप समझ गए तो इसमें पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं है। 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 0.1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.1 + 1, इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल बताना है। तो कैसे करेंगे ऐसे सवाल को। अब ऊपर ध्यान से देखो, 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर, ये क्या जीरो नहीं हो गया क्या पूरा ही। भाई 0.1 का स्क्वायर में से 0.1 का स्क्वायर ही घटाऊंगा तो वो जीरो नहीं आ जाएगा क्या।
तो ये इतनी संख्या तो मेरी जीरो ही बन गई, बचा क्या, केवल 1। और 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। तो मेरा 1 जो आंसर है जिसमें भी 1 दे रहा है वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 1 1.0 मतलब 1 ही होता है। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल में। ये हमें सिर्फ घुमाने के लिए दिया है, हमें भ्रमित करने के लिए, बाकी इसका देखते ही आंसर देना था 1। अगला सवाल क्या है, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। 4 वर्ष पहले देखो, ये ए है और ये बी है, इनकी आयु का अनुपात क्या था, 2:3। 4 वर्ष के पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। 4 वर्ष के अनुपात कितना हो जाएगा, 5:7। 2 वर्ष के पश्चात उनकी आयु बतानी है, 2 वर्ष के पश्चात। ठीक है भाई, 4 वर्ष पहले तो यह अनुपात था और 4 वर्ष के बाद में यह अनुपात है। सबसे पहले ये देखो, इनमें कितने साल का अंतर हो गया, 4 वर्ष पहले का फिर 4 वर्ष बाद का, टोटल 8 साल का अंतर नहीं हो गया क्या। अगर मैं देखूँ कि स्टार्टिंग की आयु ये थी, मान लो 4 वर्ष पहले की आयु ये थी, 4 वर्ष पहले की, तो 4 वर्ष फिर एक्चुअल आई, उसके बाद 4 वर्ष और, तो 8 साल का अंतर हो गया, गैप हो गया। यहाँ गैप देखते हैं कितने का गैप हुआ, 4। यहाँ गैप कितने का हुआ, 3। यहाँ तो गैप ही सेम नहीं हो रहा, इधर तो 4 का गैप हो रहा है और इधर 3 का गैप हो रहा है। तो पहले हमें गैप समान बनाना होगा। गैप को समान कैसे बनाएंगे, इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का, इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 का। इनके अंतर को समान करना है तो ऊपर वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे वाले को 1 से। तो 1 से मल्टीप्लाई करने का सवाल ही नहीं होता, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जो नया बन जाएगा, देखो ये नया किस तरीके से हो जाएगा, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो ये ए और ये बी, ठीक है, ए और बी लिख दिया मैंने। ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 और इसको किया तो 6, और नीचे वाले को 1 से किया तो ये 5 और ये हो गया 7। अब देखो इनमें अंतर कितने का हो रहा है, गैप हम 1 का हो रहा है, दोनों तरफ समान गैप हो गया, इधर भी 1 है इधर भी 1 है। 1 का गैप है लेकिन इसने कितना बताया, 8 साल का। 1 का मान 8 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 32, और इधर 6 का मान कितना हो जाएगा, 48। ये जो आयु आई है ये मेरी 4 साल पहले की है, हमें क्या बताना है, 2 वर्ष के बाद की आयु। तो 4 साल पहले की आयु है, देखो यहाँ पे मान लो ये आज की आयु है, 4 साल पहले की देर की है, हमें 2 वर्ष के बाद की बतानी है। ये 4 साल पहले की है, ये 2 वर्ष के बाद बतानी है, यानी मैं 6 जोड़ दूं क्या दोनों में, तो मेरी 2 साल बाद की आ जाएगी। 32 में 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 38, और 48 में 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 54। ये मेरी 2 साल के बाद की आयु आ गई, 38 और 54। तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, 38 और 54, ऑप्शन नंबर 4, 38 और 54, ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। चलिए अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है कि 102 का होल स्क्वायर है वो 10404 होता है। 102 का स्क्वायर कितना होता है, 10404। इनका मान हमें निकालना है। ठीक है, इनका मान हमें निकालना है। देखो 102 का स्क्वायर का मान कितना है, 10404। यहाँ पे क्या दे रखा है, अंडर रूट 10404। अब यहाँ पे 2 संख्या के पहले पॉइंट है, तो मैंने 2 संख्या के पहले पॉइंट हटाने के लिए क्या किया, इसको 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 100 से भी ऊपर नीचे दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकता हूँ ना मैं, ऊपर पॉइंट हट गया और नीचे 100 से मल्टीप्लाई। फिर आगे क्या दे रखा है, प्लस, फिर क्या हो गया, 4 संख्या से पहले पॉइंट है, मतलब पॉइंट हटाना है मुझे, तो 10404। अब 4 संख्या से पहले पॉइंट है तो मैं 4 जीरो लगाना पड़ेगा, मतलब मैंने क्या किया, 10,000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जितने पॉइंट हटाना हो उतने ही जीरो हमें नीचे ऐड करना है। आगे वाला क्या दे रखा है, फिर हमारा कितने संख्या से पहले, 6 संख्या से पहले पॉइंट है तो पॉइंट हटाना है, तो ये हमारी संख्या क्या आ जाएगी, 10404। ठीक है, और नीचे 6 पॉइंट हटाना है, ऊपर 6 पॉइंट हटाया तो 6 जीरो लग जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 आ गई। पॉइंट हमने हटा दिया और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब अंडर रूट 10404 को क्या लिख सकते हैं, 102 नहीं लिख सकते क्या, क्योंकि 102 का स्क्वायर ही 10404 है। तो 10404 को मैंने क्या लिखा है, 102। और 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का अंडर रूट कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है, 10, प्लस यह तो आ गया 102
और इसका कितना आ गया, 100 का होता 10 और 10,000 का कितना हो जाएगा 100 प्लस 102 और नीचे कितना आ जाएगा 3 जीरो, 6 जीरो के 3 हो गए, 4 के 2 हो गए, 2 का 1 हो गया। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखो कैसे करना है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे देखते हैं। आगे फिर क्या करना है, 102 में जब मैं 10 का डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 10.2। ठीक है, प्लस 102 में 100 का डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 1.02 प्लस 102 में मैं 1000 का डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 0.102। क्या यही नहीं आ जाएगा क्या? और इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो इनको ऐड करते हैं। देखो ऐड कैसे करते हैं, पॉइंट से पॉइंट सीध में रखना है। देखो ये 10.2, ठीक है। फिर है 1.02 तो 1.02, फिर है 0.102 तो 0.102। हमेशा पॉइंट सीध में होना चाहिए, एक सीध में। अब इसको जोड़ करते हैं तो ये 2 और ये 2 और 1 3, ये पॉइंट और ये 1 और 1, 11.322 ये हमारा ऑप्शन है। 11.322 ये हमारा आंसर है। तो चेक करते हैं कौन सा है। 11.322 ये हमारा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 11.322। ठीक है, ये हमारा आंसर है। समझ में आया होगा आपको। चलिए अगले सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, एक मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और लेड का अनुपात 2:3:1 के अनुपात में है। दूसरी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और लेड 5:4:3 के अनुपात में है। दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई गई। तीसरी मिश्र धातु में लेड, तांबा और जस्ते का अनुपात बताओ। देखो क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है कि जस्ता, जस्ते को मैंने जे से लिखा, जस्ता, तांबा को मैंने टी से लिखा और लेड, लेड को मैंने एल से लिखा। इनका अनुपात दे रखा है 2:3:1। ठीक है, ये तो पहली वाली संख्या है। दूसरी वाली में क्या दे रखा है 5:4:3। ठीक है, ये दोनों संख्या दे रखी है। पहली वाली है 2:3:1 और दूसरी है 5:4:3। अब इनको क्या समान मात्रा में मिलाया है। समान मात्रा में कैसे मिलाएंगे, देखो ऊपर वाली को जोड़ करो, 2 और 3 5 और 1 6 हो रहा है, 6 हो रहा है। और नीचे वाले को 5 और 4 9 और 3 12 हो रहा है। तो क्या समान मात्रा में है क्या, ये तो समान मात्रा में हुई नहीं। समान मात्रा में करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब ये समान हो जाएगी 12 और 12। ठीक है, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको वापस से 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। इसको नीचे लिख देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4, इसको 2 से किया तो 6 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। ये हमारा हो गया, समान मात्रा में मिला लिया। तो हमारा टोटल जस्ता कितना हो गया 5 और 4 9। इसको ऊपर वाली को नहीं देखना, अब ऊपर वाली हमारा यही हो गया, नीचे जो लिख दिया वही ऊपर वाली को हमने सही करके लिखा है। 6 और 4 कितना हो गया 10 और 3 और 2 कितना हो गया 5। यही हो गया क्या मेरा, जस्ता, तांबा और लेड का अनुपात आएगा 9 10 5। इसने क्या पूछा है, लेड, तांबा और जस्ता, लेड, तांबा और जस्ते का अनुपात पूछा, उल्टा पूछा है। तो लेड का कितना हो गया 5, तांबे का हो गया 10 और जस्ते का हो गया 9। 5:10:9 कौन सा हमारा ऑप्शन है, 5:10:9। हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट हो जाएगा, 5:10:9। ठीक है, समझ में आ गया। पहले हमें समान मात्रा बनानी पड़ेगी। अगर समान मात्रा पहले से दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट जोड़ देंगे। नहीं है तो हमें बनानी पड़ेगी। अगला सवाल देखते हैं। चलो इतने ही सवाल हैं। तो आपने सवाल को सॉल्व किया होगा, आपने खुद ने सॉल्व किया होगा, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सब बढ़िया एग्ज़ाम दे के आना और नौकरी इस बार लेके ही जानी है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।